हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वेट, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डू नॉट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टुडे सेशन आप वो देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए एक सरप्राइज भी है लास्ट में। ओके चलो स्टार्ट करें। यस तो स्टूडेंट्स, इट इज द हेल्थ केयर सर्विसेज। पहली सर्विस आती है जो कि यहाँ पर एग्जाम रहने वाली है, हेल्थ केयर सर्विस। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर सर्विस के केस में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जाम रहेंगी। पहला तो अगर कोई भी अपनी सर्विस दे रहा है बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, बाय वे ऑफ अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर कोई पैरामेडिक्स है। अब पैरामेडिक्स कौन होते हैं? पैरामेडिक्स आर नॉट द डॉक्टर्स, वो दे आर नॉट द डॉक्टर्स, दे आर लाइक कोई नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो सब। ठीक है, सो वो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, सो दैट शैल बी एग्जाम्प्टेड। अब पैरामेडिक्स के केस में स्पेशली कौन कौन सी सर्विस एग्जाम रहती है वो देख लो। देखो स्टूडेंट्स, पहला तो हो गया कि पैरामेडिक्स किसी क्लिनिकल एस्टेब्लिश में एज एन एम्प्लॉय अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं मानते, हम उस पैरामेडिक्स के पास नहीं चाहते कि आप अपनी सर्विस दे दो। वी वेंट टू दैट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ना, सो दैट सर्विस शैल बी एग्जाम्प्टेड। अगर वो इंडिपेंडेंट बेसिस पर दे रहे हैं तो भी वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, सो दोनों केसेस में इट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विस होगी जो एग्जाम रहेगी। पहला, अगर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट या डायग्नोस किया गया है। अच्छा, अब कौन से वाला? अब कोई कह रहा है कि म्यूजिक सुनने से मान लो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, सो क्या इसका भी? नहीं स्टूडेंट, जो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है सिर्फ उनके केसेस में दैट एग्जामिनेशन शैल बी गिवन। सेकेंड आता है पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन क्लिनिक से घर या घर से क्लिनिक, दैट शैल बी एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट हमारे पास अब ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर कोई भी अपनी सर्विस दे रहा है एज एन हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, तो ओनली ऑन उन सब केसेस में भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कोई अच्छा दिखने के लिए करवा रहा है तब नहीं, अगर वो उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है सिर्फ तब एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, ओके, आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। फिर बात आती है मैम, अगर जैसे हॉस्पिटल्स में वो लोग जो रूम रेंट पर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में जाके रूम रेंट पर लेना इज नॉट लाइक कि वो वहाँ पर पिकनिक मनाने गए हैं, उनकी मजबूरी है तभी वो वहाँ पर रूम रेंट पे ले रहे हैं ना, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कई बार क्या होता है, किसी केस में सीनियर डॉक्टर को या फिर सीनियर कंसल्टेंट को या किसी टेक्नीशियन को बुला रहे हैं। ठीक है, अब वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉय है चाहे नहीं है, आप ये देखना स्टूडेंट्स, हमें मतलब नहीं होता उनसे, मतलब जो भी पेशेंट होगा वो नहीं उसको कहेगा कि आप सीनियर डॉक्टर आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको अलग से पे करूंगा, नहीं। हॉस्पिटल्स उनको उनकी कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं ना, तो वो सर्विस भी टोटली एग्जाम्प्ट रहती है। क्लियर? आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैम ये नोट्स कहीं से हमें मिल सकते हैं? देखो, जिन्होंने ऑलरेडी रेगुलर बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, उनके पास ये नोट्स मैंने क्लास में बनवा दिए थे। जिन्होंने नहीं किया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एक बार, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, आप ऐप इंस्टॉल कर लो। मैंने ये नोट्स वहाँ पर एक सेक्शन है फ्री कंटेंट का सेक्शन, उस पर भी अपलोड कर दिया। ठीक है, एज इट्स अ रिविजन सेशन तो मैं थोड़ी सी मेरी स्पीड यहाँ पर फास्ट रख रही हूँ। ओके ठीक है, अच्छा अब बात आती है, रूम की बात हो गई, सर्विसेज की बात हो गई, जो पेशेंट्स को खाना दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो दो केसेस होते हैं। पहला तो अगर हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना प्रिपेयर हुआ है, अगर हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना प्रिपेयर हुआ है, सो इन ऑल द केसेस किसी ने लिया है, ठीक है, सो दैट शैल बी एग्जाम्प्टेड। मैम अगर आउटसोर्स करवाया है, बाहर से खाना मंगवा रहा है हॉस्पिटल, ओके, सो इन दैट केसेस स्टूडेंट्स वो हॉस्पिटल के लिए टैक्सेबल रहेगा और हॉस्पिटल उस पर कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता। अब आईटीसी क्यों नहीं क्लेम कर पाएगा? याद करो ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जल्दी से याद करो। यस मैम, की आउटडोर केटरिंग, फूड, इन सब पर कोई आईटीसी नहीं ले सकता, सो सिमिलरली हॉस्पिटल भी नहीं ले पाएगा। अब अगर कई बार होता है कि वो कह रहे हैं कि ना पेशेंट्स को बोल दिया खाना हम 10,000 रुपये लेंगे और खाना इसमें देंगे ही देंगे, इट मीन्स दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई फॉर द पेशेंट, उसको सिंगल इनवॉइस पे बिलिंग की गई है, ठीक है, और कंपोजिट है भी, ऑर्डिनरी कोर्स में सब ऐसा ही वहाँ पर दे रहे हैं, तो उस केस में स्टूडेंट्स इट मीन्स दैट विल बी अ केस ऑफ कंपोजिट। में क्या पढ़ाया मैंने आपको सेक्शन 8 CGST एक्ट में कि मैम वहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, एक एंसिलरी सप्लाई होती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट लगता है। क्यों गए थे वहाँ पे? उस हॉस्पिटल का खाना अच्छा है, नहीं वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा है,
सो ट्रीटमेंट पर एग्जाम्पशन, सो कंप्लीट पर एग्जाम्पशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, अब ऐसे पेशेंट्स जो कि एडमिट नहीं हो रहे, मतलब जैसे सेम डे पर आ रहे हैं जा रहे हैं, दे आर नॉट एडमिटेड, ठीक है, बस दिखाने आए थे वो सब, या फिर उनके साथ कोई विजिटर्स है, किसी के भी साथ, चाहे एडमिटेड वालों के साथ भी कोई विजिटर है, अटेंडेंट्स है, उन सब के लिए जो खाना दिया गया है दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हाँ बस हेल्थ केयर सर्विस की एंट्री इतनी थी। अब आप देख रहे होंगे हेल्थ केयर सर्विस की एंट्री भी कम से कम 8 to 9 पॉइंट्स में मेंशन है बुक्स में, ठीक है। आपको वो नहीं करनी है, आप डायरेक्टली यहाँ से करिए, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सारे के सारे नोट्स है। हाँ अच्छा मैम बाकी चैप्टर्स की आएगी, एंड तक वीडियो देखो, जो सरप्राइज है आपके लिए, एक बहुत ही ग्रेट सरप्राइज, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसी कौन सी सर्विस है कि अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो एग्जाम होगी? लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ वेयर द सप्लायर इज गवर्नमेंट एंड द रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सप्लायर गवर्नमेंट है और सर्विसेज रिसीव या तो गवर्नमेंट कर रही है या लोकल अथॉरिटी कर रही है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। आई होप स्पीड कॉप अप हो रही है ना, तभी रिविजन हो पाएगी आपकी सही से। चलो मैम गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कोई भी हो, ठीक है। इनके केस में स्टूडेंट्स पहली सर्विस आती है जो कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनके केस में टैप की सर्विस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। कौन सी सर्विस? टैप की सर्विस, नल खोलने की नहीं, बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर सप्लायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सप्लायर इज एनी गवर्नमेंट एंड रेसिपिएंट इज ऑल्सो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो टैप, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की सर्विस वहां पर टैक्सेबल रहेगी। ए स्टैंड्स फॉर सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल, या फिर एयरक्राफ्ट एयरवेज की, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो उसके आसपास जो प्रेजेंट्स की सर्विस होती है, आसपास के एरिया में कोई सर्विस दी जा रही है, दैट ऑल शेल बी टैक्सेबल। क्लियर? ओके। अच्छा फिर आती है पी की सर्विस। अब मैम पी की सर्विस मतलब, पी की सर्विस मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट अपनी सर्विस देता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक बात आपको क्लियर कर लूँ, नोट्स ओपन रखना अपने। अच्छा मैम अभी नोट्स नहीं है, कोई नहीं, अभी आप देखो, बाद में नोट्स डाउनलोड करना, ठीक है। अभी से वीडियो देख लो उसके, और अच्छा वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत से आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स या फिर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। वैसे गवर्नमेंट सर्विस देती है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, बट अगर टैप की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को तो टैक्स लगेगा। मैम अगर यही टैप की सर्विस गवर्नमेंट हमें दे रही है, या जब वो गवर्नमेंट पे टैक्स लगा रहे हैं तो हम पे नहीं लगाएंगे क्या? लगाएंगे, तो हम पे भी लगेगा। यानी अगर टैप की सर्विस, टी की सर्विस गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी भी पर्सन को दी है, दैट शेल बी टैक्सेबल। हाँ अगर कोई और एग्जाम्पशंस वगैरह है, किसी और पार्ट में एग्जाम्पशन है, दैट्स अ डिफरेंट केस। नेक्स्ट सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ए फॉर एयरक्राफ्ट, तो ये भी टैक्सेबल रहेगी। रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या अदर पर्सन। पी की सर्विस आती है जो पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस देता है, दैट इज जो पोस्ट ऑफिस सर्विस देता है। अब स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस के केस में, पोस्ट ऑफिस के केस में सिर्फ सील की सर्विस टैक्सेबल होती है, अदर देन सील जो होती है वो सबके लिए एग्जाम्प्ट है। अब ये क्या है? सील की सर्विस क्या है? सील की सर्विस का मतलब होता है एस फॉर स्पीड पोस्ट। आप कभी भी स्पीड पोस्ट करवाने चले जाओ, देखना वहां पर जीएसटी लगता है। एस फॉर स्पीड पोस्ट, ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ए फॉर एजेंसी सर्विस जो वो देता है, लाइक जो पेंशन वगैरह देता है एज एन एजेंट बन के, ठीक है। एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। इन सब केसेस में वो टैक्सेबल रहेगा। अच्छा मैम अब ये वाली जो सर्विसेज है ना, कौन सी? स्पीड पोस्ट वगैरह, वो गवर्नमेंट अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करवा रही है तो क्यों टैक्स लगा रहे? तो इन्होंने क्या बोला, देखो सप्लायर गवर्नमेंट है और सर्विस सील की है, तो इन दैट केस अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तो एग्जाम्पशन होगी, लोकल अथॉरिटी है तो टैक्स लगेगा, और अदर पर्सन है तो भी टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अगर अदर देन सील की सर्विस है, एग्जाम, ठीक है, क्लियर कट एग्जाम, जैसे हमने पहले ऑलरेडी बात की हुई है। अब बात आई सप्लायर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को और ज़्यादा इलेबोरेट करके आपको बताया हुआ है। ओके यहाँ से एक बार देख लो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं, वेदर यू आर वॉचिंग इट फॉर द CS, CS, CMA और फॉर योर ग्रेजुएशन लेवल और फॉर एनी लेवल, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, सप्लायर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है। तो टैप की सर्विस में ना
वो किस बेसिस पर, मैम टैक्स लगाएंगे टी और ए में, हाँ जी टैक्स लगाएंगे, किस बेसिस पे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। लेकिन पी की सर्विस में, यानी कि देखो टैप में से टीए हो गया, पी की सर्विस में जो सील की सर्विस टैक्सेबल है ना, ये रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तो एग्जाम्प्ट है, बाकी सब है तो टैक्स लगेगा कौन से बेसिस पे, सिमिलरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। अच्छा मैम अगर अदर देन टैप की सर्विस है वो हमेशा एग्जाम्प्ट रहती है, लाइक मान लो पुलिस ने जाकर रैली में सिक्योरिटी वगैरह दे दी, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सिक्योरिटी दी, एग्जाम्प्ट, ठीक है। और कोई भी सर्विस टैप के अलावा हर सर्विस एग्जाम्प्ट है। अब अगर सप्लायर जो है गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, लेकिन रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा। अब स्टूडेंट्स चाहे वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है चाहे अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, पहला तो टैप की सर्विस दी है तो वो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर। सेकंड हमारे पास आता है सर्विसेज रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है, ऐसे वाली सर्विस दी है, तो ध्यान रखना इस केस में अगर तो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो टैक्स लगेगा। लेकिन याद करो मैंने आपको सेक्शन 9 पढ़ाया था, क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या किया था उसमें हमने, सर्विसेज रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर लगेगा। मैम अगर रेसिपिएंट नॉन रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन द केस अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है और ग्रॉस अमाउंट फॉर सप्लाई है ना वो लेस देन और इक्वल टू 5000 है तो ध्यान रखना ये हमेशा एग्जाम्प्ट रहती है। अगर पूरे साल का ग्रॉस अमाउंट 5000 या उससे कम है एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इट इज बेसिकली नॉट द पूरे साल का, ये ऐसा हमने चेक करना है उस सप्लाई का, ठीक है, सप्लाई का। अच्छा मैम अगर कोई अदर सर्विसेज हैं, बिजनेस एंटिटी के केस में हो गए, अगर अदर सर्विसेज हैं तो हम ये चेक करेंगे कि बिजनेस का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था, क्या वो इतना था डेट इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, इफ यस तो एग्जाम्प्ट, नहीं तो चेक करो। अगर ग्रॉस अमाउंट कंप्लीट अमाउंट 5000 या उससे ज्यादा 5000 या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल, ठीक है, क्लियर। चलो अगर रेसिपिएंट ना तो गवर्नमेंट है ना लोकल अथॉरिटी है ना बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा, फिर रह कौन गया मैम, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, आम आदमी के लिए, ओके। तो स्टूडेंट्स आम आदमी के लिए सर्विसेज जो है टैप की वो टैक्सेबल है, मतलब टैक्सेबल हर किसी के लिए है, टैप की सर्विस हर किसी के लिए टैक्सेबल है। अगर अदर देन टैप है तो वो एग्जम्प्ट है, ओके। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अब बात आई एक नई एंट्री आई है इसमें 9C, इसमें क्या है, अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने अपनी सर्विस दी है किसी गवर्नमेंट एंटिटी लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी ने अगर अपनी सर्विस दी है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या स्पेसिफाइड पर्सन को, इन दैट केस, और इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उस गवर्नमेंट एंटिटी को ग्रांट दे दी है तो फिर ये क्या रहती है, एग्जाम्प्ट रहती है, ठीक है। मतलब कि ग्रांट के बदले में सर्विस दी है, एग्जाम्प्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपैलिटी सर्विस, इट विल बी एग्जाम्प्टेड। पंचायत ने अपनी सर्विस दी है, एग्जाम्प्ट रहेगी। ओल्ड एज होम जैसी सर्विस दी है, मतलब जो वृद्धाश्रम बनते हैं ओल्ड एज होम बनते हैं। अब अगर ओल्ड एज होम का सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, और यहाँ लिख लेना या फिर 12A भी, ठीक है, अमेंडमेंट आई थी इसमें, यस। तो उस केस में स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे सर्विस रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट रेजिडेंट है जिसकी की 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज है, NR नहीं R होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और उससे स्टूडेंट्स एक महीने में 25,000 तक का ही अमाउंट ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो उस केस में दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। अब याद रखना मैम 25,000 इज वेरी मच ना, बट इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस लाइक द बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, पर मंथ पर मेंबर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट एंटिटी में आता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने क्या किया है, अपनी ना स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी अंडरटेकिंग्स के लिए ये वो दिया है कि हम इनकी गारंटी ले रहे हैं, इन्होंने लोन नहीं दिया तो हम देंगे, वी आर देयर गारंटर्स, सो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी एग्जाम्प्टेड, क्लियर। चलिए ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी एंटिटी आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली एंट्रीज जो है वो बहुत बड़ी है, मैं इस सेक्शन में आपको अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाली एंट्रीज पढ़ा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे। अच्छा मैम एग्जाम्पशंस वाला नेक्स्ट सेशन कब आएगा, कल आ जाएगा, ऑन द टुमारो, ओके। सो चेक इन द प्लेलिस्ट, जो बाद में देख रहे हो आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, हाँ सरप्राइज भी बता रही हूँ इसके बाद। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने, चेक कर लेना, मैंने लिखा हुआ है नोट्स में भी और रिविजन वीडियो में भी मैं बार बार बता रही हूँ कि सप्लायर कौन है, कहीं पर लोकल अथॉरिटी है कहीं नहीं है, कैसे है देख लेंगे।
ठीक है। इस केस में अगर उन्होंने किसी भी पर्सन को कोई भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस या पासपोर्ट इशुएंस, बर्थ सर्टिफिकेट, वीजा कुछ इशू किया ना, सब के लिए जीएसटी नहीं देख रखता। ध्यान करना, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, पासपोर्ट इशू करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑल आर जीएसटी फ्री। ठीक है, किसी पर जीएसटी नहीं लगता। फिर आता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अंडर यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किसी भी पर्सन को अपनी सर्विस दी है फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स कई बार आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं दिया, इसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी। तो गवर्नमेंट अगर ये सर्विस दे रही है, वो उनके काम को सह रही है कि भाई तुमने नहीं किया फिर भी मैं सह रही हूँ, इसलिए पेनल्टी दो, फाइन, वो जो फीस है वो दो, तो एग्जाम्प्टेड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने इंडिविजुअल फार्मर को, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल फार्मर को अपनी सर्विस दी है, कैसे वाली, बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। देखो स्टूडेंट, हम फार्मर्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, यस मैम, या फिर वो लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स की रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब टेक केयर करना, जिससे कि फूड, फाइबर, फ्यूल मिलता है। सो इन ऑल दोज केसेस उनको जो वो असाइनमेंट दिया है, यानी उनको जो वो परमिशन दी है, उसके लिए जो फीस ली है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, बट रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स में कौन ऐसा होता है जो किसी भी एंट्री में इंक्लूड नहीं कर रहा है, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, उनकी रियरिंग पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट आता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, अब यहाँ लोकल अथॉरिटी की बात नहीं है, मतलब लोकल अथॉरिटी ने ये सर्विस दी आने वाली तो टैक्स लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने अगर किसको सर्विस दी है स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने सर्विस दी है रिलेशन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, ये क्या थे, अब वर्किंग आवर्स के बाद आ रहे हो, आपको वहाँ पर वो सर्विस चाहिए, तो उसके लिए मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस कलेक्ट करे और अपनी पेमेंट उनको सर्विस दी कि डेप्यूटी ऑफिसर ने ऑफिस आवर्स या हॉलीडेज पर जाकर भी वहाँ पर इंस्पेक्शन वगैरह करी है, तो दैट सर्विस शेल बी एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ही कोई और है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स क्या करती है ना, वो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अपनी सर्विस देती है। कैसे वाली, वो एक्चुअली ये देखो वो क्या करती है, उनको ये कह देती है हमारे बिहाफ पर ना, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, आप रॉयल्टी जो है कलेक्ट कर लेना। समझाया था पूरा, यस। तो उसके केस में भी एग्जाम्पशन है। आई होप सारी बातें ध्यान आ रही होंगी कि क्लास में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, बताओ याद आ भी रही है या नहीं आ रही? याद आ रही है तो लिख कर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके चलो, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर आने वाली है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या वो एंटिटी जो कि सेक्शन 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है, अगर उसने अपनी रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज किसी को भी दी है, रिहैब करने की सर्विस किसी को भी दी है, तो दैट शैल आल्सो बी एग्जाम्प्टेड। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, रिवाइज हो गया होगा आपका, ये आपको पता है एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन 100% आएगा, प्लस ये लेंथी है तो आपको इसको रिवाइज करने की अच्छे से ज़रूरत है। देखो अभी तक हम स्टूडेंट्स इसमें पार्ट 1 कर चुके हैं एग्जामिनेशन का, पार्ट 2 आज ओवर हो गया है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट मैम और कितने पार्ट्स आएंगे इसके, तो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉबेबली इसका 1 या 2 पार्ट और आएगा और उसमें एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में आपका टोटल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, खुद करने जाओ या वैसे देखो तो इसको आपको रिवाइज करते करते 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, आप 2 आवर्स में कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे। अब बात आती है आप सबके लिए सरप्राइज की। सो हियर माय सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। स्टूडेंट्स आप सबके लिए मैं लेकर आ रही हूँ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, हाँ जी CA इंटरमीडिएट के लिए भी आएगा, बट एज ऑफ नाउ अभी CMA इंटरमीडिएट के एग्जाम आने वाले हैं। सो आपके लिए है CMA मैराथन रिविजन। अब ये मैराथन रिविजन कैसे रहेगी, एक तो आपकी अभी चैप्टर वाइज चल रही है, ठीक है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा एक 1 टाइम रिविजन, दैट इज 1 टाइम शॉर्ट रिविजन। ये क्या होगा, आपकी एक ही वीडियो में स्टूडेंट्स पूरा IDT जो है वो कवर हो जाएगा, आप वहां से भी इसको कवर कर पाओगे। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, जो टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उनकी आपको चैप्टर वाइज रिविजनरी वीडियोस तो दे ही रही हूँ, लेकिन ये 1 शॉट रिविजन जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपका मोस्टली पूरा ही सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आप ये 1 शॉट रिविजन कैसे आएगी, इसकी आपके एक शॉट में GST रिवाइज करेंगे और एक शॉट में हम कस्टम रिवाइज करेंगे।
Okay, so see you in the next session. Stay tuned to my classes. Thank you. Have a nice day.